लिखो हीट, पहले लिख लो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी लिखो 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 हीट कैपेसिटी। हीट चालू हो गया पढ़ा दो। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट क्या था? 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए था दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक। अब सुनो, ध्यान से समझना, ठीक है। स्पेसिफिक वाटर जो है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये था ना, ठीक। अच्छा, ये हीट चाहिए, ये कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का 1 डिग्री। 1 ग्राम का हम कहते हैं 2 ग्राम का, ये 1 डिग्री बढ़ाना है। अब 2 कैलोरी चाहिए होगा। 4 ग्राम का, तो जितना अगर गिवन मास का, ठीक, जो डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उस डिफिनीशन में हम मास ना लिखें, हम क्या लिखें? गिवन मास का टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझे? स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या, फिर मेरी बात समझ लो, ठीक है, फिर से बोल दे रहे। स्पेसिफिक हीट में क्या था? 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और दूसरा क्या बोले? हीट कैपेसिटी। गिवन मास का 5 किलो हो, 10 किलो हो, 100 किलो हो ना, गिवन मास का टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है ना कि स्पेसिफिक हीट जो है ऐसे, ये स्पेसिफिक हीट कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का कितना डिग्री? और 2 ग्राम का 2s, 10 ग्राम का तो m ग्राम का ms, दैट इज कॉल्ड c, हीट कैपेसिटी। समझ गए? जो स्पेसिफिक हीट है वही हीट कैपेसिटी है, बस फर्क इतना है कि स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम 1 डिग्री और हीट कैपेसिटी में गिवन मास 1 डिग्री। आप सुनिएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होते हैं? अरे ms डेल्टा थीटा, तो ये ms क्या है? तो लिख सकते हैं ना कि ms इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा थीटा दैट इज c। समझ गए? ठीक, मतलब अगर s दिया होगा, क्या दिया हो? s दिया हो और टोटल हीट निकालना हो तो क्या करेंगे? मास भी मल्टीप्लाई करेंगे, टेम्परेचर भी, है ना। लेकिन अगर कहीं पे c दिया है तो सिर्फ हीट निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? टेम्परेचर, क्योंकि उसमें हमारा मास तो ऑलरेडी है। जो हीट कैपेसिटी कितने का है? गिवन मास का। लिखो द अमाउंट ऑफ हीट, मुकुल वो ऑन कर दो बाबू, ठीक है, ऊपर वाला। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन मास, the amount of heat required to raise temperature of given mass, the amount of heat required to raise temperature of given mass by 1 degree Celsius is called heat capacity. Heat capacity, ठीक है। the amount of heat required to raise temperature of given mass by 1 degree Celsius और heat capacity ना। लिख लीजिएगा फॉर्मूला। यूनिट क्या लिख दे? यूनिट फटाफट बता दो। अरे इसका क्या लिख दे? जूल पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस नहीं लिख सकते हो? ठीक है, लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। हाँ, हो गया। फिर लिखिए, देखिए वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट ना। सुनना, इसे मान लो बहुत सिंपल बात है, ये डिफिनीशन का बस सेंस समझ लो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को यूज़ करना है। जैसे मान लो हमको पानी गर्म करना है तो हम क्या ले लें? कंटेनर, कंटेनर में क्या ले लें? पानी। अब हम हीट दें, हीट किसको मिलेगा? कंटेनर को, और फिर पानी को। तो हमको हीट कितने तरह से देना पड़ेगा? 2। किसको किसको? कंटेनर को और वाटर को। तो वाटर इक्विवेलेंट के बेसिस पे हम लोग हीट बताते हैं कंटेनर का। क्या बताते हैं? हीट बताते हैं कंटेनर का। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है, बस आप लोग इम्प्लीमेंट करना सीखो, लेकिन डिफिनेशन समझा दे रहे हैं। ये मान लो कंटेनर है, इसका मास 2 किलो है और इसका टेम्परेचर जो है सपोज दैट मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या टेम्परेचर नहीं, इसका स्पेसिफिक हीट जो है, ठीक है, मान लीजिए 2 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। ठीक, हमारे पास कोई कंटेनर है जिसका स्पेसिफिक कितना है? 2 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस।
वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, या ऐसे सोचो, ये समझ गए ना, हमारे पास कंटेनर, इसका मास कितना है 2 किलो, इसका स्पीड कितना 2 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको हीट हम कह दें, इसका इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए? क्या? अरे MS इंटू 1 MS डेल्टा थीटा ना। इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो 1 ना, कितना आ गया 4 जूल आ गया। इतना जूल हीट अब्जॉर्ब करके पानी के कितने मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा? तब क्या करें? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, कितना हीट एब्जॉर्ब किया 4, चेंज इन टेम्परेचर बढ़ाना है ना, या कितना बोला कि इतना हीट एब्जॉर्ब करके पानी के कितने मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा ना। S की जगह कितना 4200, इसकी जगह कितना 1, तो M की वैल्यू आ गई 4/4200, ठीक है ना, इतना किलोग्राम के आसपास आएगा। अब सोचो, कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए, इतने ही हीट को एब्जॉर्ब करके पानी के इतने मास का भी टेम्परेचर कितना बढ़ गया 1 डिग्री। तो यही जो मास है, इसी मास को हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। समझ में आया? फिर बोल रहे हैं, अगर कोई पूछे वाटर इक्विवेलेंट क्या है तो क्या बताएंगे? वाटर इक्विवेलेंट मास है किसका? वाटर का। वाटर इक्विवेलेंट मास है किसका? वाटर का, जिसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? किसकी हीट को एब्जॉर्ब करके? कंटेनर की उस हीट को एब्जॉर्ब करके जिससे कंटेनर का भी टेम्परेचर कितना बढ़ा है 1 डिग्री। समझ गए? बहुत सिंपल केस। फिर बोल रहे हैं जो हमारा वाटर इक्विवेलेंट है, एक बार समझ लो, देखो क्वेश्चन बहुत इजीली लगा लोगे। हम कह रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट क्या है? मास है। किसका है? वाटर का। ठीक, उस वाटर का मास है जिसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है 1 डिग्री। किसके हीट को एब्जॉर्ब करके? कंटेनर के कितने हीट को एब्जॉर्ब करके? जिसका टेम्परेचर उतना 1 डिग्री बढ़ रहा है। ये कहानी हो गई। अब समझ लो इसका मीनिंग। जैसे कह दें वाटर इक्विवेलेंट जो है 10 किलो है। वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 10 किलो। वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 10 किलो। तो कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतना ही हीट चाहिए जितना 10 किलो पानी को चाहिए। एकदम डायरेक्ट समझ लो, ठीक है। अगर वाटर इक्विवेलेंट कितना है 4 किलो, तो कंटेनर का स्पेसिफिक नहीं देगा। जब क्वेश्चन देगा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि पानी गर्म करना है, तो हीट किसको किसको देंगे? कंटेनर को और वाटर को, दोनों को ऐड करेंगे। तो कंटेनर का हमको मास पता होना चाहिए, कंटेनर का स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए। किसी कंटेनर का अब स्पेसिफिक हीट या मास नहीं देगा, क्या देगा? वाटर इक्विवेलेंट। तो अगर कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट मान लीजिए 2 किलो है, मतलब 2 किलो पानी को जितना हीट चाहिए उतना ही, जैसे हम कह दें कि कंटेनर का जो वाटर इक्विवेलेंट है मान लीजिए 4 किलो है, कितना है, और हमको टेम्परेचर 10 से 50 तक ले जाना है। बताओ कंटेनर को कितना हीट दे? जितना 4 किलो पानी को दे, यही ना। Q इज इक्वल टू MS इंटू 40। इतने ये वाटर का बेसिकली निकाल किसका रहे हैं? वाटर का, लेकिन है ये किसका? कंटेनर है, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में इसका 4 किलो आ रहा है। समझ गए? तो वाटर इक्विवेलेंट उस वाटर का मास है जिसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा 1 डिग्री। क्या करके? अब वाटर का उस वाटर का मास है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है, किस हीट को एब्जॉर्ब करके? कंटेनर की उस हीट एब्जॉर्ब करके जिससे कंटेनर का भी टेम्परेचर कितना बढ़ गया 1 डिग्री। समझ गए? देखिए इट इज मास ऑफ वाटर, इट इज मास ऑफ वाटर, इट इज मास ऑफ वाटर उस टेम्परेचर, इट इज मास ऑफ वाटर उस टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई, उस टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई 1 डिग्री सेल्सियस by absorbing equal amount of heat, by absorbing equal amount of heat to raise the temperature of container, by 1 degree Celsius. ठीक है, समझ गए? ये जो कहानी है हीट वाली, ये ना, ठीक, ये डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। जैसे कह दिया, मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें पानी है, ठीक है ना। मान लीजिए 500 ग्राम पानी है, ठीक।
और इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है मान लो 100 ग्राम है, ठीक है। ठीक, कंटेनर में पानी है, पानी का मास कितना है 50 ग्राम और वाटर इक्विवेलेंट कितना है 100 ग्राम। इसका टेम्परेचर हमको 10 से लेके 50 तक ले जाना है, बताओ कितना हीट चाहिए, ऐसे कर दें। ठीक, ये क्वेश्चन कहा ना, तो हीट कितनी चाहिए, किसको किसको चाहिए, कंटेनर को और अच्छा पहले हम कह लें वाटर के लिए, वाटर कितना चाहिए ms डेल्टा थीटा, m कितना 500, s कितना 1 ग्राम में ले रहे हैं ना, इंटू कितना 40, कितना आ गया 20, इतना कैलोरी चाहिए या तो उतना किलो कैलोरी चाहिए ना। ये हीट किसका है, वाटर का। हीट किसका है, अब किसको निकालें, कंटेनर को। कंटेनर को कितना चाहिए, जितना 100 ग्राम पानी को चाहिए। तो ऐसे कर लें क्या कि हीट रिक्वायर्ड टू कंटेनर, तो 100 ग्राम पानी को कितना चाहिए m इंटू s इंटू 40, कितना आ गया 4 किलो कैलोरी है ना। तो टोटल हीट क्या, वाटर का प्लस कंटेनर का, तो जोड़ ले तो 24 किलो कैलोरी। समझ गए। ठीक, जब भी ये वाटर इक्विवेलेंट देगा, बेसिकली ये वाटर इक्विवेलेंट किसका मास है, वाटर का मास है। जितना इतने पानी को चाहिए उतना ही कंटेनर को चाहिए। तो इतना कहानी ना लिख के हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते क्या, ये बताओ ये किसका मास है, और ये मतलब ये भी पानी ही है, भले कंटेनर के लिए लेकिन है तो पानी। तो डायरेक्ट आंसर ना लिख देगा, ये भी पानी वो भी पानी, तो क्या लिखें 6, यही ना। m s इंटू डेल्टा थीटा क्या 40, तो नहीं आ गया 24 किलो कैलोरी। इजी नहीं है, ठीक, लेकिन दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्यों ऐड कर लिए, दोनों वाटर था, हम कहते ये ऑयल है, अब अलग अलग करना पड़ता। ठीक है ना, वाटर है तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, लेकिन वाटर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अलग अलग। समझ गए, थोड़ा फास्ट लिखो जल्दी। हाँ, तो पूरे कंटेनर के रिस्पेक्ट में है वो। ठीक, तो फास्ट लिखो एकदम तूफान मिल की तरह। हो गया। चलो अब कर रहे हैं। ये डाटा लिख के खुद से नहीं नोट कर पा रहे। बच्चे नहीं होते हैं छुटके वाले सब ना, उससे थोड़े से बड़े, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाले नोट नहीं करते हैं बोर्ड से। बुलाओ, तुम क्वेश्चन नोट कर रही थी पूरा नोट करती तो क्या होता। चलो जल्दी जल्दी आंसर बता दो। तो 600 ग्राम पानी है, 200 ग्राम वो है वाटर इक्विवेलेंट है। तुरंत तुरंत आंसर बताओ। ठीक है, 10 से लेके 30 तक जाना है। चलो 10 से 30 तक जाना है। ठीक है, वाटर है 600 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट है 200 ग्राम। ठीक है, हमको 10 से 30 जाना है, फटाफट। आ गया, हो गया 16 नहीं आया है, हो गया। Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। मास कितना, मास कितना 800 ले लेना, क्योंकि दोनों पानी है। S के जगह कितना 1 इंटू 20, 8 2 16 किलो कैलोरी। नहीं आ गया, टोटल हीट रिक्वायर्ड जो है 16 किलो कैलोरी। अगर हम ऐसे क्या लिए होते, मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर का आप कंटेनर में ऑयल है, कंटेनर में कौन है ऑयल, ऑयल का स्पेसिफिक हीट जो है 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा 200 ग्राम ऑयल है, इसका वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है। ठीक है, अब टेम्परेचर 10 से 30 ले जाना है। आंसर बता दो, फटाफट बता दो। 200 ग्राम ऑयल है, 100 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फटाफट बता दो हीट रिक्वायर्ड। 10 10
अरे यार इतना सिंपल है, एक ही आंसर आया, वाटर ना। पहले ऑयल निकाल लेना, कितना ऑयल है 200, इसका स्पीड कितना 2 इंटू कितना 20, तो ये हो गया 8 ना, 8000 कैलोरी या तो 8 किलो कैलोरी आ गया। ठीक, और फिर हम किसका निकाल लें, वाटर का ना, तो MS इंटू कितना कर लें 20 ना, तो 2 किलो कैलोरी आ रहा है क्या, तो टोटल कितना आ गया 8 2 10 10 किलो कैलोरी। नहीं आया, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं किए हैं, क्यों नहीं ऐड किए हैं, हाँ ये ऑयल है और ये वाटर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लिखो। अच्छा वो हमेशा से वाटर के रेफरेंस में होगा, वाटर इक्विवेलेंट ना, नाम में ही है बेचारे के। नहीं लेकिन तो भी ऑयल का है तो वहाँ पे वो नहीं लिख रही, ऑयल का नहीं लिख रही। ऑयल इक्विवेलेंट नहीं है, कौन इक्विवेलेंट है, खैर से लोहा इक्विवेलेंट, आयरन इक्विवेलेंट। चलो नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट मास ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड, mass of water vapor required to raise the temperature of water from 20 to 80 degrees Celsius. From 20 to 80 degrees Celsius. 20 to 80 डिग्री सेल्सियस। चलिए सुनिएगा क्वेश्चन, कह रहा है, सुन लो पहले क्वेश्चन सुन लो। पानी है 500 ग्राम पानी है जिसका टेम्परेचर 20 है। पानी है कितना ग्राम पानी है 500 ग्राम, जिसका टेम्परेचर कितना है 20। कह रहा है इसमें वाटर वेपर हम कितना मिला दें, इसका मास बता दो। मास किसका चाहिए, वाटर वेपर का। ठीक है, वाटर वेपर मिलाएंगे तो हीट देगा वाटर वेपर, किसको देगा, पानी को। पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना वाटर वेपर मिलाएं कि इस पानी का टेम्परेचर 20 से 80 हो जाए। क्या करें, बहुत सिंपल है। ये हीट लेगा, ये हीट लेगा, कहाँ तक लेगा, जब तक 80 ना पहुँच जाए। हीट देगा कौन, वाटर वेपर। वाटर वेपर दे के हीट क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा। क्या बन जाएगा, स्टेट। अरे समझ रहे हो मेरी बात, वाटर वेपर मिलाओगे तो हीट देगा, हीट देगा तो क्या चेंज हो जाएगा, स्टेट। स्टेट चेंज होगा तो क्या बन गया, वाटर। कितने डिग्री बना 100, लेकिन चाहिए कितना 80। तो अब वो इसमें मिलेगा तो उसका भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नहीं तो ये बढ़ नहीं जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। वाटर वेपर मिलाए, सबसे पहले वाटर वेपर क्या किया, स्टेट चेंज किया, लेटेंट हीट आ गई। अब वाटर वेपर कितने पे बन गया, और 100 डिग्री पे वाटर वेपर जो आएगा इसमें मिलेगा, और इसमें मिलेगा, इसका टेम्परेचर कितना है 80, तो वाटर वेपर का भी 80 होना चाहिए, तभी तो फाइनली कितना रहेगा 80। यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखो। जो फाइनल टेम्परेचर वाटर का होगा, एकदम याद रख लीजिए, जो फाइनल टेम्परेचर किसका, वाटर का, वही फाइनल टेम्परेचर वाटर वेपर का। तो हम पूछे हीट एब्जॉर्ब वाटर करेगा ना, हीट एब्जॉर्ब क्या लिख सकते हैं 500 m इंटू एस इंटू कितना 60, 80 तक जाना है ना। ठीक, ये हो गया। अब हीट रिलीज कौन कर रहा है, वाटर वेपर, यही ना। सबसे पहले क्या आएगा ml क्या लिखे 540 m प्लस, अब ml ले लिए तो क्या बन गया, वो वाटर बन गया। कितने डिग्री पे, वाटर वेपर लिक्विड बना ना, कितने डिग्री पे 100 पे। अब वो क्या करेगा, हीट निकालेगा, कितने पे आएगा 80 पे आएगा। तो कितना ms डेल्टा थीटा ना, तो m s के जगह हाफ डेल्टा थीटा, अरे 20 यार, हाँ तो कितना हो गया 10, तो ये हो गया 550। सुन लो, ठीक है। m की वैल्यू, अब जितना हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, अरे हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो यहाँ, ठीक है, मुंडी ना हिलाओ, सब समझ में आएगा अभी। 500 इंटू 60, ठीक है, तो m की वैल्यू 50 55 इंटू 60, 5 10 5 11 600/11, कितना आ गया 55। ठीक है, 5 44 6, तो फिर 55 इतना ग्राम के आसपास आएगा, 54.5 ग्राम वाटर वेपर मिला दें तो 20 से क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा।
कहो। वो क्या कहते हैं, वो तो कन्वर्ट हो चुका है ना लेटेंट हीट लेने के बाद वाटर में, तो उसका टेम्परेचर 100 to 80 का तो वाटर बन चुका है ना पहले, तो वन होगा ना। हाँ हाँ ये 1 होगा, हाँ हाँ ये 1 होगा, ये हाफ नहीं होगा, ये 1 होगा, सही है। 560, ये क्या कर लें 560 कैलकुलेशन कर लेना। हाँ हाँ ये 1, ये हाफ नहीं होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट हो चुका है। हाँ ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका, वाटर वेपर नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, 500 × 60/560, जो भी आंसर आ जाए कर लेना ना, ठीक, कितना ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे बस? जो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का होगा, वाटर का होगा, वही फाइनल टेम्परेचर वाटर वेपर का होगा। ठीक, फटाफट लिख लो। ये 1 होगा ना, क्योंकि वाटर में बन चुका ऑलरेडी। ठीक, हाफ नहीं होगा। चलो हो गया। वाटर इक्विवेलेंट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, ये सब हो गया ना। ठीक है, रब कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और है, बता दो। मान लीजिए ये पानी है, ठीक है। अब 1 किलो पानी में कितना वाटर वेपर मिला दें, ठीक है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 50 डिग्री चला जाए। 10 डिग्री से 50 डिग्री चला जाए, ठीक। मास ऑफ वाटर वेपर, तुरंत बताओ आंसर। कितना आ रहा है? 29 ठीक है, आया। फाइनल टेम्परेचर कितना? 50 ना। तो वाटर का हीट कितना चाहिए? 1000, 1000 में कर लिए, MS × 40 आ गया। और वाटर वेपर का कितना? 540 m + 50 m है ना। MS के जगह 1 इंटू कितना 50, तो 590 ना। तो m की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 × 40 अपॉन कितना 590, 0 ना, तो 4000, ठीक है, अपॉन 59 डिवाइड आउट कर लेना ना। कितना आएगा? 2000 ना, 20 ग्राम के आसपास आना चाहिए, है ना। होगा 6 दूना 12, नहीं और आएगा, ठीक। जो भी आंसर है एटेंडम डाटा लिए हैं, ठीक है, समझ गए ना। ठीक, बस याद रखने वाली बात कि कॉमन टेम्परेचर क्या होगा? सेम, जो फाइनल टेम्परेचर वाटर का वही फाइनल टेम्परेचर वाटर वेपर का। एक आंसर हमें और बता दो, इसे में कह दिए होते वाटर इक्विवेलेंट भी दिया है। अब हम कह दिए होते कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट जो है वो मान लीजिए 100 ग्राम है। अब सर इसमें ऐड कर देते हैं, किसमें? इसमें यही ना, तो कह देते 100, ये पानी वाला जोड़ दो, 1000 की जगह 1100 ले लो। जो 1000 मास ले रहे हैं वो कितना ले लेते? 1100 नहीं हो जाता। अब वाटर छोड़ो, ऑयल होता तब दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता, थोड़ा सा लेंदी होता, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता। क्या कॉन्सेप्ट होता? जो फाइनल टेम्परेचर वाटर का होगा वही फाइनल टेम्परेचर स्टीम का होगा या वाटर वेपर का होगा? नहीं होंगे, हीट तो चाहिए ना, मगर ठीक मिक्स नहीं होगा, हीट तो ट्रांसफर करेगा ना। हाँ, इमिसिबल लिक्विड बना रहेगा, और क्या। ठीक है, चलिए फिर बता दो, वो हमको अब ग्राफ बनाना है ना। अगर हमारे पास बर्फ़ है -10 डिग्री पे हीट करेंगे तो क्या होगा? 0 पे आइस बन जाएगा, 0 आइस पे हीट करेंगे तब 0 वाटर बन जाएगा, 0 वाटर से 100 वाटर से 100 वाटर वेपर, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, अगर यही चीज़ हम ग्राफ प्लॉट कर लें, मान लीजिए हम कह दें वाटर के लिए बना रहे हैं, जनरली हम मान के चल रहे हैं, ये किसके लिए है? वाटर का एग्जांपल लेके हम बना रहे हैं, ठीक है। जो 0 डिग्री है कौन सा टेम्परेचर है? फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, टेम्परेचर और टाइम में हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ,
ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ना। टेम्परेचर और टाइम में अगर ग्राफ बना रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट। ठीक, मान लो 0 डिग्री से ये टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस मान लीजिए -10 पे है। आइस कितने पे है? -10। आइस कितने पे है? -10। तो -10 नीचे कहीं होगा। हम इस टेम्परेचर को केल्विन में ले लेते हैं। चलो किस में ले लें? मान ले केल्विन में, ताकि माइनस में हम ना आ जाए, इसलिए बस ले रहे हैं। -10 को केल्विन में करेंगे तो 263, -10 को चेंज करोगे तो 263 यहीं कहीं होगा। तो चलिए अभी यहाँ स्टेट इसका पकड़ लिए, ये समझ गए। अब -10 को हम हीट करेंगे तो क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते 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 कहाँ तक? हाँ, मतलब अपने मेल्टिंग पॉइंट तक या तो फ्रीजिंग पॉइंट तक आ गया। जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होते होते क्या हो गया? अब वो स्टेट चेंज हो गया। ठीक, अब फिर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ तक? अपने बॉइलिंग पॉइंट तक, यही ना। फिर कांस्टेंट, फिर चेंज, फिर नहीं होगा। पहले टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ तक? मेल्टिंग पॉइंट तक। अब जनरलाइज कर लो, टेम्परेचर बढ़ा कहाँ तक? अब उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब फिर कहाँ तक? फिर स्टेट चेंज करेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएगा ना। सुनो अभी पहले ग्राफ सुनो, ठीक है। अब हम कह दें, ये बताओ यहाँ से यहाँ तक सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड है, ये प्लस लिक्विड है, बन रहा है। ऐसे नहीं आते कब से गायब हो गया। हाँ, फिर ये लिक्विड है, ये गैस, यहाँ पे आके गैस बन गया है ना, पूरा गैस हो गया, बन गया। ये ग्राफ हमारा पूरे स्टेट के लिए है, किसके किसके बीच में है? टेम्परेचर और टाइम में। टेम्परेचर और इस ग्राफ से कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हमको ये देखना है, सबसे पहला हमको टॉपिक ये देखना है कि ये θ1 है, ये θ2 है, ठीक है, और ये हमारा कौन है? θ3 है। ठीक, हमको θ1, θ2 और θ3 में रिलेशन निकालना है। किसमें? θ1, θ2 और θ3। और हमको रिलेशन निकालना है L1 और L2 में। किसमें किसमें? L1 में और L2 में। समझ गए? अगर हमारा टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ दिया हो तो सबसे पहले दो इन्फॉर्मेशन निकल सकता है। दो इन्फॉर्मेशन कौन कौन? एक तो मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। अगर कहीं ग्राफ दिया है तो दो इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, है ना। कौन कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम निकालने जा रहे हैं थीटा के बारे में और फिर इसके बारे में एल के बारे में, लेंथ। पहले लेंथ की बात कर लो। ये बताओ L1 L2 में कौन बड़ा? वाटर के लिए ले लो, फॉर वाटर की बात कर लें। फॉर वाटर, चलो फॉर वाटर, वाटर के लिए अगर बात करें तो L1 L2 में कौन बड़ा? क्यों? हाँ, वाटर वेपर की लेटेंट हीट क्या होती है, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। सोचो हम कह दें कि बर्फ़ को पानी बनाना है और पानी को वाटर वेपर बनाना है, ज़्यादा टाइम कौन लेगा? वाटर वेपर बनाने में ना। क्यों? हाँ, इसका 80 है, उसका 540 है, इसको ज़्यादा चाहिए ना। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट। ये ना कि जो लेंथ होता है वो लेटेंट हीट के क्या? अरे जितना ज़्यादा लेटेंट हीट उतना ज़्यादा टाइम, तो एल की वैल्यू बढ़ी। तो L1 L2 में कौन बढ़ा? L2 इज मोर देन L1। समझ गए? L2 इज मोर देन L1। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान समझो, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। ये तो याद हो गया। Q इज इक्वल टू MS d थीटा या DQ इज इक्वल टू है कुछ, या DT कर लो। देखो DT, ठीक, DQ इज इक्वल टू MS dt। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, लेकिन हम समझा रहे हैं। Q हीट इज इक्वल टू MS dt। अगर दोनों को टाइम से डिवाइड कर दे dt बाई dt, तो dt बाई dt जो है वो आ गया 1/ms और dq बाई dt आया। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मतलब हीट गिवन है कि 1 सेकंड में हम कितना हीट क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है? 1 सेकंड में हम कितना हीट। अच्छा, dt बाई जो dt है वो s के कैसा? अगर ये सब कांस्टेंट है तो मतलब s ज़्यादा तो dt बाई dt की वैल्यू कम। समझ गए? s ज़्यादा तो ये कम, s कम तो ये। इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा?
अरे किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? हाँ, dy बाई डी एक्स ना, तो dy बाई डी वाई मतलब dt, dx मतलब नहीं आ गया, और जो dt बाई dt है वो s के कैसा है? तो स्पेसिफिक हीट जिसका कम उसका स्लोप ज्यादा। तो अगर हम समझ गए s की वैल्यू कम तो स्लोप ज्यादा। तो बताओ θ1, θ2 और θ3 में क्या रिलेशन? वाटर के लिए पूछ रहे हैं, फॉर वाटर, फॉर वाटर कौन बड़ा होगा? यस, θ1 θ3 सेम होगा। क्यों? क्योंकि आइस का और स्टीम का स्पेसिफिक हीट तो हाफ, तो दोनों का एस सेम, तो ये स्लोप भी सेम। तो लिख सकते हैं θ1 इज इक्वल टू θ3, है ना। लेकिन वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा तो स्लोप कम, स्पेसिफिक हीट स्लोप तो स्लोप कम, तो θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए? इस ग्राफ को देख के हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट सॉलिड लिक्विड और सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। ये ग्राफ सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना है? क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, देख लो फटाफट, पहले लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। याद रखेंगे लेंथ डायरेक्टली होता है लेटेंट हीट के, और स्लोप जो होता है स्पेसिफिक हीट के कैसा? इनवर्सली। तो फास्ट लिखिए। हाँ, ग्राफ जीरो से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए, अब एक जब पूछिए तो बता दें, अगर इस ग्राफ में हम जो टेम्परेचर लिए केल्विन में लिए ना, वाटर आइस वाटर के लिए बनाते हैं हम केल्विन में ना लेते, किससे लेते? मान लो हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, अब तो -10 कहाँ होता? यहाँ कहीं होता ना। ठीक, तो यहाँ से लेके ये सीधा से बनता, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, नहीं होता। अगर कहीं नीचे दिया तो समझिएगा सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लो फटाफट लिख लो, लिखो एक क्वेश्चन बता दे इसमें। आज देखो ये खत्म करते हैं, से पूछे था कौन देवेश आ जाए स्कूल दो दिन का चल रहा है। हाँ, बच्चे हैं, ठीक ठाक है, इतना ब्रांच है, सभी बच्चे हैं। हाँ, आपकी ना मेरे बुला रहे हैं, तो लड़कियों के पेरेंट्स कंप्लेंट किए थे, तो लड़कियां यहाँ आ रही हैं, मेरे कजिन पढ़ता है यहाँ पे, और बख्शीपुर, और सारे राप्ती में गए। हो गया। हो गया। रब कर देना। सुनना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनो। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ दिया है दो बॉडी के लिए। ठीक है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है? बी। ठीक, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक, हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अगर हम ग्राफ को देख के पूछें कि बॉडी ए और बी में फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा? ए का। दिख रहा है भाई कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, देखो ए लिखे बैठे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ठीक, किसका ज़्यादा है? ए का।
है ना, ठीक। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, किसका ज़्यादा? बी का ज़्यादा। दिख रहा है ना, देखो ये वाला पहला जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ब्लैक वाला ज़्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट किसका? बी का ज़्यादा। समझ गए? ये तो समझ गए ना। हम पूछें कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ए का ज़्यादा या बी का ज़्यादा? फ्यूजन, ठीक है चलो। लेटेंट ऑफ फ्यूजन किसका ज़्यादा? देखो लेंथ ज़्यादा ना, तो लेंथ किसका ज़्यादा है? ए का ज़्यादा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ए और बी में किसका ज़्यादा? बी का ज़्यादा, क्योंकि बी का लेंथ क्या है? बड़ा है। नहीं आ गया? तो कोई इन्फॉर्मेशन फटाफट निकल रहा है ना। अगर हम कह दें स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड स्टेट ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड स्टेट ऑफ बी, किसका ज़्यादा? सॉलिड स्टेट में सर क्यों? बी का ज़्यादा सर। बी का ज़्यादा, जिसका स्लोप कम, अभी कई बार बोल चुके हैं, जिसका स्लोप कम उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा। अरे देखो ये ना स्लोप, इसका स्लोप इतना है, इसका स्लोप कम, सॉलिड तो ये है ना, इसका स्लोप क्या है? तो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा, तो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा किसका होगा? बी का। नहीं आ गया? अगर हम पूछें स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट ऑफ बी, अब ए का देखो ए का, अरे भाई ये स्लोप है, ये स्लोप है यार, देख के गलत बता रहे हो। ये लिक्विड है ना, ज्यादा ऊपर कौन है? बी वाला ज्यादा है, तो इसका स्लोप, तो स्पेसिफिक हीट नहीं है, किसका कम है? बी का। नहीं हो गया? अगर हम कह दें स्पेसिफिक हीट इन गैसेस स्टेट ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट इन गैसेस स्टेट ऑफ बी, अब बी का, कह दो ए का ज्यादा। हाँ, अब देखिए स्लोप इसका क्या? कम, तो स्पेसिफिक हीट नहीं आ गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 इन्फॉर्मेशन निकल सकता है। ग्राफ देख के हम किसके किसके बारे में बता सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग विल्टिंग सब कुछ बता सकते हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन, ठीक है, लिखिए इफ हीट गिवन पर सेकेंड, इफ हीट गिवन पर सेकेंड, रिकॉर्डेड है, लिख लीजिएगा। इफ हीट गिवन पर सेकेंड इज 2 जूल, 2 जूल पर सेकेंड, 2 जूल पर सेकेंड, मास इज 4 किलोग्राम, मास इज 4 किलोग्राम। नहीं बता पाएंगे अब, खत्म बस। इफ हीट गिवन पर सेकेंड इज 2 जूल पर सेकेंड एंड मास इज 4 किलोग्राम, then find freezing point, then find freezing point, melting point, ठीक हो गया। then find freezing point, boiling point, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, latent heat of fusion, latent of vaporization, specific heat for all state, specific heat for all state, specific heat for all state। ठीक है, ठीक। चलिए क्या क्या दिया है? सबसे पहले क्या दिया है? हीट गिवन पर सेकेंड ना, 1 सेकेंड में कितनी हीट दे रहे हैं? 2 जूल। ठीक है, अब सुनिएगा, ठीक। इसका मास कितना दिया है? 4 kg दिया है। ठीक है, चलिए सब सेल्सियस में है। बहुत सिंपल बात सुनो। कह रहा है ये ग्राफ दिया है, ठीक है, सुन लो। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? ग्राफ। इस ग्राफ से हमको सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है ना। सुनो अब ध्यान से देखो पहले तुम लोग, ठीक है। ये बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है या मेल्टिंग पॉइंट? 20 डिग्री सेल्सियस। दिख गया ग्राफ से, क्योंकि यही तो फ्रीज हो रहा है, पहला वाला लाइन। अगर इस ग्राफ से पूछे बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट भी आ गया और
बॉइलिंग पॉइंट। अब हमको निकालना है लेटेंट हीट, Q इक्वल टू ml। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है, निकालना है ना। सुनिएगा, फ्यूजन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है ना। और फ्यूजन होने में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। देखो 4 सेकेंड ना, और 1 सेकेंड में कितना हीट मिला? तो 4 सेकेंड में 8 जूल तो हीट मिल गया, 8 जूल मिला ना। और मास कितना है? 2। तो लेटेंट हीट मास 2 4 है, अच्छा 4, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन केवल यहीं से दिख गई 2 जूल पर किलोग्राम। आ गया? देखो अब क्या निकाले? लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन Q इज इक्वल टू mLV है ना। लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन कितने टाइम में हो रहा है? फिर 4 सेकेंड। देखो ये तो वेपराइज हो रहा है कितना सेकेंड? 4 सेकेंड। तो फिर से कितना हीट? 8 है ना। 4 तो 4 8, वही पुराना आंसर आएगा ना 4। तो वेपराइजेशन भी क्या आ गया? 2। फिर से क्या आ गया? 2 जूल पर किलोग्राम। नहीं आया? ग्राफ से देख के क्या निकला? फ्यूजन भी और वेपराइजेशन में पूछे इसमें और कौन, इन दोनों में कौन सा लेंथ बड़ा? दोनों सेम। अरे लेंथ प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट, लेटेंट हीट सेम है तो लेंथ भी क्या होगा? सेम। ये निकल गया। अब क्या निकाल लें? स्पेसिफिक हीट कौन से स्टेट में? सॉलिड। कहाँ है सॉलिड? ये वाला सॉलिड है। तो सॉलिड में जाने के लिए कितना टाइम? 4 सेकेंड। सब 4 ही रह गया। हाँ चलो खैर 4 सेकेंड। कितना हीट? 8। देखो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा ना। कितना हीट दिए? सॉलिड में 4 सेकेंड। तो हीट कितना दिए? 8 सेकेंड। मास कितना? 4 किलो। S कितना निकालना है? चेंज इन टेम्परेचर कितना? 20। देखो ये तो है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 20। तो S की वैल्यू हो गई 1/10 जूल पर किलोग्राम डिग्री। नहीं आ गया? कौन से स्टेट में है ये? सॉलिड। अब कौन सी कहानी लिख लें? कहाँ है लिक्विड? ये हाँ कितना सेकेंड? देखो ये 2 सेकेंड ना। तो हीट कितनी? 4। तो क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा ना। तो इसके जगह 4 इंटू कितना? ये 50 और ये तो कितना हो गया? 30। नहीं आ गया? तो ये आ गया S की वैल्यू 1/30 है क्या? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट आ गया। कौन से स्टेट में? लिक्विड। ये टेम्परेचर मान लो 70 है, देना चाहिए था हमको 70 है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट कौन से निकालने? गैस। तो फिर से गैस में जाने के लिए ये गैस है ना। गैस में टेम्परेचर फिर 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड में मतलब 4। तो फिर से Q इज इक्वल टू ms ना, Q की जगह 4 S 20। S की वैल्यू 1/20 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट कौन से स्टेट में आ गया? गैस। नहीं आ गया? तो फोटो से देख के क्या क्या निकल गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अगर क्वेश्चन पूछा, ठीक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ3 है ना, ठीक। हम बताएं सबसे बड़ा स्लोप। और सबसे बड़ा स्लोप उसका जो सॉलिड का है। 1 मिनट, 1 2 3, हाँ सबसे बड़ा स्लोप सबसे कम लेटेंट हीट नहीं है। बीच वाला। देखो सबसे बड़ा स्लोप जिसका स्पेसिफिक हीट सबसे कम, तो स्पेसिफिक हीट सबसे कम कौन से स्टेट में है? बीच वाला ना, मतलब θ2 इज लार्जेस्ट है ना। उसके बाद इन दोनों में कौन कम? ये ना। तो उसके बाद θ3, एट लास्ट कौन? नहीं आ गया? जो स्लोप है बार बार कह रहे ग्राफ फोटो से क्या याद रखेंगे? जो ग्राफ का स्लोप होगा किसके बीच का ग्राफ है? टेम्परेचर और टाइम। तो टेम्परेचर टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा मतलब dt/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट एंड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट। समझ गए? कर लोगे? दूसरा क्वेश्चन लिखो, रब कर रहे हैं। हाँ नहीं ये तो हमारा आ रहा है। अरे दूसरा लिख ले तुम लोग, तो आता है। स्पेसिफिक हीट सर स्लोप से नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? dt/dt से। हाँ कैसे निकालोगे? डेल्टा y बाय डेल्टा x। कर लो, क्या फर्क पड़ना है? तो लेकिन आंसर अलग है एंगल देगा तब। कहाँ दिया है? सर, वो नहीं। हाँ 20/40 नहीं हो जाएगा? 20 बाई 20/4। क्यों? उससे क्या होगा? सर वही स्लोप। तो dt/dt आएगा ना, टाइम आ रहा है वो, उसमें स्पेसिफिक कैसे आएगा? सर उसको इन्वर्स कर देंगे तो ऐसे नहीं आ जाएगा। गलत सोच रहे हो, अभी हम दिखा दे रहे करके, ठीक। मुकुल
बंद कर दो।